नमस्कार, आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज जयपुर के विद्याधर नगर में कांग्रेस ने महारैली का आयोजन किया गया एक महंगाई के लिए। मैं मेरी टीम के साथ आज यहाँ पर मौजूद हूँ, जिसके अंदर लीजा है, पवन है, सुभाष जी हैं। मैं आज इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं कि जो राहुल गांधी ने एक बयान दिया हिंदू और हिंदुत्व के बारे में, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ पवन जी से कि पवन जी, हिंदू शब्द का पर्याय क्या है, इसे क्या कहा जाता है? हिंदू शब्द का जो पर्याय है वो ये है कि वैदिक संस्कृति को लेकर की अगर बात की जाए या धर्म की बात की जाए तो हिंदू धर्म एक बहुत बड़ा शब्द है और हिंदू धर्म एक मानवता से जुड़ा हुआ शब्द है। अब जो आज बयान राहुल गांधी का जो आया था हिंदुत्व को लेकर, हिंदू को लेकर, तो मैं आपको बताऊं कि हिंदुत्व शब्द बिल्कुल अलग है और हिंदू शब्द वो अलग है। राहुल गांधी एक का जो स्टेटमेंट था वो एक जगह सही भी है, क्योंकि हिंदुत्व जो शब्द है उस शब्द का मतलब ये हो गया कि भारतीय सभ्यता के अंदर, भारत देश के अंदर रहने वाले लोगों की भाषा शैली और उनके आचार विचार व्यवहार को जो है संपादित करना, वो हिंदुत्व का शब्द कहलाता है। क्योंकि अगर मैं जजमेंटों की बात की जाए तो मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी हिंदू और हिंदुत्व शब्द पे जो है बहुत ज्यादा बयानबाजी हो चुकी है। आज से ठीक 2 महीने पहले राहुल गांधी के एक भाषण में मैंने भी सुना था कि उन्होंने ये कहा था कि आरएसएस और बीजेपी जो है वो हिंदुओं के दलाल है। तो यदि दलाल की बात की जाए तो राहुल गांधी ने आज स्टेटमेंट ये भी दिया था कि मैं हिंदू हूं, तो कहीं ना कहीं अगर उस स्टेटमेंट की बात की जाए तो आरएसएस और बीजेपी के दलाल कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी है। उनके कथनों को लेकर मैं चल रहा हूं, तो उनके कथन 2 महीने पहले ये थे। आज उनका स्टेटमेंट है कि मैं हिंदू हूं लेकिन मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं। और हिंदुत्ववादी का जो मतलब है उसका मतलब ये हो गया कि 2 प्रकार से देखा जाता है कि एक बार तो हिंदू समाज का एक पर्यायवाची शब्द हिंदुत्ववादी हो गया, दूसरा हिंदुत्ववादी एक शब्द है जो भारतीय शैली को, भारतीय सभ्यता को और व्यक्ति की विचारधारा को जो है वो उत्पन्न करता है, उसे हिंदुत्ववादी कहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अगर बात की जाए तो सन 1966 के अंदर 5 जजों की कमेटी बैठी थी। इस कमेटी ने यह भी कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल या सत्ता दल या सत्तारूढ़ पार्टियां जो है कभी भी अपने पार्टी के चुनाव के अंदर या चुनावी माहौल के अंदर कभी भी हिंदुत्व शब्द का उपयोग नहीं करेगी, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से राहुल गांधी ने जो आज बयान दिया वो कानून को उल्लंघन को लेकर ही उन्होंने एक ये बयान दिया जो उन्हें नहीं देना चाहिए था। उन्होंने आज एक शब्द और बोला कि महात्मा गांधी हिंदू हैं और गॉड से हिंदुत्व है। इससे वो क्या कहना चाह रहे थे? उनका एक सीधा सा शब्द था कि महात्मा गांधी हिंदू है, गॉड से जो है हिंदुत्ववादी है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि मैंने आपको अभी एक हिंदुत्व की एक परिभाषा मैंने बताई कि भारतीय शैली की सभ्यता, भारत समाज में रहने वाले लोगों की भाषा शैली या उनकी कार्यशैली, वो हिंदुत्ववादी कहलाती है। तो मैं आपकी बात को बिल्कुल काटते हुए ये बताना चाहूंगी, अगर हिंदुत्व शब्द की अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो हिंदुत्व शब्द जो है अक्सर विपक्षी पार्टी, अगर कांग्रेसी पार्टी की मैं बात करूं तो उनके द्वारा हमेशा उठाया जाता है और सावरकर को कहीं ना कहीं इनसे हमेशा जोड़ा जाता है। अगर हिंदुत्व शब्द के इतिहास की अगर बातचीत की जाए तो आशीष जी उस पर मैं प्रकाश डालते हुए बताना चाहूंगी। बिल्कुल सही। अगर आप सावरकर की बात कर रहे हो, आपने ये कहा कि सावरकर को उस शब्द से जोड़ा जाता है, तो मैं फिर इसका मतलब ये है कि सावरकर भी जो है कहीं ना कहीं जो है गोडसे जैसा था भाई। उसका व्यवहार ने हिंदुत्व शब्द की शुरुआत नहीं करी थी। सावरकर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो सावरकर ने 1905 के अंदर ब्रिटिश जो लाइब्रेरी थी वहां से कुछ तथ्य जुड़ाए थे हिंदुत्व को लेकर। अगर मैं हिंदुत्व की बात करूं तो जो चंद्रनाथ बासु जो थे उनके द्वारा 1982 के अंदर, यानी 1982 की मैं बात कर रही हूँ, तब उनके द्वारा हिंदुत्व पर एक किताब लिखी गई थी और उस हिंदुत्व की किताब के माध्यम से आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया था, जिसमें पौराणिक जो बहुत सारी रूढ़िवादिता चल रही थी, जैसे प्रथाएं चल रही थी, सती प्रथा चल रही थी, उनको समाप्त करने के लिए 1900 और 1800 की जो सत्र, बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि उनकी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए उस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो वो चीज तो मैं भी कह रहा हूँ कि हिंदुत्व शब्द जो है एक मानवता पे एक उनकी जो गतिविधियां हैं उस गतिविधियों को समाप्त करने के लिए शब्द का यूज किया गया था। लेकिन इससे हिंदुत्ववादी को हम हिंदू शब्द से नहीं जोड़ सकते। उसका सीधा सा रीजन है कहीं ना कहीं हम अपने देश पे या अपने धर्म पे जो है हम खुद ही प्रहार कर रहे हैं। देखिए मेरा कहना ये है, मेरी आप दोनों से एक चीज छोटी सी बात है कि जो हिंदुत्व और हिंदू शब्द है, आज जो हिंदू जो चीज है हिंदू का कि आज की बात नहीं है, ये तो बहुत ऐतिहासिक चीजें हैं। आज से कृष्ण काल, राम काल और इनसे चली आ रही है। फिर जब वो उस हिंदुत्व को लेकर आज महंगाई के इसके ऊपर क्यों हम प्रहार करना चाह रहे हैं? मैं बताऊं आशीष जी, सीधा सीधा एक सवाल है इसके अंदर कि जहां तक देखा जाए कि आज 17 साल ने कांग्रेस ने राज किया है
और 17 सालों बाद में जब है मोदी जी की जब सरकार बनी थी तो हमेशा एक नारा दिया जाता था कि ये बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत सही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब जो है पहले तो कांग्रेस सरकार ने हमेशा से जो है महंगाई को लेकर कभी वो मैदान में उतरी है, हमेशा से उतरी है और आज भी वो उतरी है। लेकिन आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसका मतलब ये हो गया कि राजनीति के सियासी गलियारों के अंदर उन्होंने अपने इस राजनीतिक विचार को कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता से जोड़ लिया, धर्म से जोड़ लिया, जिसको लेकर आज पूरे भारत में बहुत बड़ी आने वाले समय के अंदर ये एक बहस छिड़ने वाली। लेकिन अगर हिंदुत्व शब्द का अगर सही रूप से आकलन किया जाए तो अगर हम प्राचीन काल से भी देखते हैं तो हिंदुत्व शब्द इक्वल्स टू राष्ट्रवादिता। राष्ट्रवादिता के अंदर सारे राष्ट्रवादी यानी जो अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं, उन लोगों को जोड़ा जाता है। अगर 1860 की बात करूं तो 1860 के अंदर एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था 19वां पुराण के नाम से किताब लिखी गई थी, जिसके अंदर पहली बार भारत को माता की संज्ञा दी गई थी। तो मेरे अनुसार हिंदुत्व जो है राष्ट्रवादी है, जिसके अंदर सभी राष्ट्र के लोगों को गिना जाता है, कहीं ना कहीं भारत माता की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर अगर सभी हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की। अगर बात करूं राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने जो बड़ा एक बयान दिया था वो केवल उन्होंने हिंदुओं को एक निशाना साधते हुए बयान दिया है, जबकि भारत देश के अंदर ना तो हिंदू अलग है ना मुसलमान अलग है। धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार हमारे भारत देश का बंटवारा कर दिया गया है, जो आज से कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल में भी किया गया था और भारत देश को हिंदू और मुस्लिम को बंगाल को जो है बांट दिया गया था। तो मतलब आपका ये कहना है कि आज क्या जो इन्होंने जो हिंदुत्व वर्ड यूज करके जो इन्होंने बात करी है, क्या ये वापस से विभाजन करने के उसमें? विभाजन की मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जब विभाजन की बात पश्चिम बंगाल में आज से कुछ समय पहले, विभाजन की बात नहीं है लीजा जी, मैं बताऊं आपको, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो, लेकिन ये बात विभाजन की है। आपका सवाल जो आशीष जी आपने पूछा था कि विभाजन, बिल्कुल ये विभाजन है। ये इसलिए विभाजन है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों विभाजित पार्टियां हैं। अब हो क्या रहा है, अब जो है दोनों पार्टियां अपने धर्म को लेकर चल रही है। जहां आरएसएस और बीजेपी की बात की जाए तो वो हिंदू धर्म को लेकर प्रचार करती है, तो वहीं आज राहुल गांधी ने अपना प्रचार भी ठोक दिया है ना, उन्होंने भी अपने आप को हिंदू साबित कर दिया। तो धर्म के इस नदी के अंदर जो है पिसना जो होता है वो केवल आम जनता को हो रहा है। मैं सीधा सा सवाल था आशीष जी, रैली थी महंगाई हटाओ और मुद्दा क्या बन गया, धर्म पे बन गया। इसका मतलब सीधा सा निशाना है कि धर्म को लेकर जो है राजनीति आज गलियारों में चल रही है। तो ये 1905 से ये चीज जारी 1905 से ये, क्योंकि अगर उस समय सावरकर थे, सावरकर ने उस समय जबकि उनकी बात की जाए तो वो नास्तिक थे, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसके अंदर उन्होंने देश प्रेम को दर्शाया था। लेकिन विपक्षी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से भाजपा सरकार पर एक निशाना साधा था और उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर धर्मों के आधार पर, जाति के आधार पर विभाजन किया जा रहा है और उनकी उस लिखी हुई किताब को ब्रिटिश ने पब्लिश भी नहीं किया था, जबकि सावरकर बिल्कुल नास्तिक थे और उन्होंने देश प्रेम की भावना वहां पे बताई थी। अगर नास्तिक, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, नास्तिक थे वो मानते हैं, लेकिन अगर हिंदुत्व की जो आज जो स्टेटमेंट था जिसको लेकर हमने पहले भी ये बताया था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नाथूराम गोडसे की जो संज्ञा दी गई है वो हिंदुत्व से दी गई है। तो ये भी है कि नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, उसके बाद में उसे सजा भी मिली और उन्होंने जो हत्या की थी उसके बाद में ये भी अगर देखा जाए तो ये भी है कि नाथूराम गोडसे का जो था उसका एक शैली कहा जाए या एक आपराधिक जो है व्यवहार का किया जाए, उसकी संज्ञा दी जाए कि उसने महात्मा गांधी की हत्या करी, तो वहाँ जो है ये चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं नाथूराम गोडसे वो भी नास्तिक है। और सबसे बड़ी बात यह कि वही नाथूराम गोडसे को आज इस आज़ाद भारत के अंदर, इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर उसे जो है नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी जयंती पर नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, महात्मा गांधी मुर्दाबाद के नारे आज भी लगाए जाते हैं। बंगाल विभाजन की अगर बात की जाए तो आपको बताऊं कि इस बंगाल विभाजन को लेकर भी जो है कई प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि महात्मा गांधी ने जो है हिंदू और मुसलमानों को अलग कर दिया। महात्मा गांधी एक वह नेता था जिसके वजह से आज भारत देश का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े बदले गए। लेकिन राष्ट्रवाद की अगर भावना की बात की जाए तो राष्ट्रवाद की भावना आज भी आम जनता में है। राष्ट्रवाद की भावना महात्मा गांधी में थी, वीर सावरकर में थी, नाथूराम गोडसे में थी। लेकिन अगर हिंदुत्व की बात की जाए तो हिंदुत्व का मतलब ये हो गया कि हिंदुत्व की जो शैली है, हिंदुत्व की जो हिंदुओं में जो काम करने का जो तरीका है, वो काम करने का तरीका नाथूराम गोडसे का जो गलत था, इसलिए हिंदू और हिंदुत्व की संज्ञा आज राहुल गांधी ने अपने बयानों के अंदर दे दी। सुभाष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये धर्म, हिंदू, हिंदुत्व, इसके बीच में क्या है? आप इसके बारे में थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालें। देखिए, जब आज राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदू हूँ
लेकिन मैं हिंदुत्व के खिलाफ हूँ। अब उसके इन बयान का क्या अर्थ है वो तो वो ही जाने। बाकी मेरा मानना यह है कि हिंदू शब्द क्या है, हिंदू क्या है। हिंदू वो है जिसकी देश की मातृभूमि के लिए मन में सच्ची श्रद्धा हो, उसके अलावा वेद, और हम ये बोल सकते हैं सनातन धर्म को जो माने वो हिंदू है। बिल्कुल सुभाष जी, लेकिन सनातन धर्म को मानने वाला और जिसके अंदर सच्ची श्रद्धा हो वह हिंदू कहलाता है। जब तो एक चीज भारतीय जनता पार्टी ने भी की कि आज तक के इतिहास में कभी राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन राम मंदिर निर्माण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ, तो कहीं ना कहीं हिंदू तो वह भी है, लेकिन इसने हिंदुत्ववाद की संज्ञा दे दी। क्वेश्चन मैं आपसे और करना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी ने इस मंच के ऊपर हिंदुत्व का बहुत बड़ा एक हिंदुत्व करते रहे, वो क्या उन्होंने पीछे की जो पुरानी जो हिंदुत्व की या हिंदू का जो पुराना इतिहास है क्या उन्होंने पढ़ा, क्या वो उस चीज को जानते हैं? नहीं, उनको बिल्कुल भी इस चीज का, जहां तक मैं समझता हूं, उनको बिल्कुल भी इस चीज का ज्ञान नहीं है। उन्होंने अभी कुछ समय पहले गोवा के अंदर ट्रेनिंग भी दी थी, उन बच्चों को बताया था हिंदू और हिंदुत्व के बारे में। तो राहुल गांधी जी का जहां तक मेरा मानना है और जहां तक उनकी सोच को अगर मैं जो है सलाम करना चाहूंगा इस चीज को लेके कि हर जब भी चुनाव का कोई माहौल आता है तो उसमें वो नए नए जो विचार हैं वो उनकी तरफ से उत्पन्न होते हैं। और अब ये जो विचार था, ये विचार उनकी एक उस मानसिकता को दर्शाता है कि वह सांप्रदायिकता की भावना जो है, संप्रदाय के जो विचार है जो उन्होंने रखे, उससे कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों के अंदर जो है एक प्रकार का जो है विरोध का जो है भाव पैदा होगा। और आने वाले समय के अंदर ये भी होगा, मैं आपको बता दूंगा कि आने वाले समय के अंदर ये होगा कि वोट बैंक की जो राजनीति की जाएगी वो धर्म के आधार पे की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल आशीष जी, आपको एक बार रोकना चाहूंगी। जयपुर के अंदर आज अगर अपन राजस्थान जयपुर के अंदर देख रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा एक यही तो चीज है कि देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के पीछे एक मुस्लिम समुदाय बहुत ज्यादा है। आज अगर वो जीत कर आता है तो उसमें मुस्लिम समुदाय ज्यादा है। लेकिन आशीष जी, बड़ा सवाल ये है कि जब अगर मुस्लिम संप्रदाय की अगर आप बात कर रहे हैं और महंगाई को अगर मैं इससे कहीं ना कहीं जोड़ती हूँ, तो आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व पर बड़ा प्रहार किया है, जहां पर हिंदू लोगों को निशाना साधते हुए बताया। तो क्या ये महंगाई की जो मार है, क्या हिंदू संप्रदाय ही इससे इसको भोग रहा है? क्या महंगाई जो है मुस्लिम संप्रदाय के लोग नहीं झेल रहे? क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब आपके लीजा जी बात करता हूँ। जहां तक आशीष जी आपका सवाल बहुत बढ़िया था जो आपने किया, और मैडम आपने जो बात किया अभी की वो बताएं। तो महंगाई की अगर बात की जाए तो महंगाई को लेकर जो है वोट बैंक की राजनीति जो है कांग्रेस ने भी की है। मुस्लिम को उन्होंने अपना वोट बैंक माना है, लेकिन मैं आज आपको सच्चाई अगर मैं बताऊं तो आवाज न्यूज के माध्यम से एक चीज मैं आपको बताऊं, महंगाई को लेकर आज भी कई एरिया जयपुर शहर की अंदर या राजस्थान के कुछ ऐसे स्लम्स एरिया हैं जहां पर मुस्लिम समाज की जो है जातियां आज भी रहती है। वहां पर एक व्यक्ति सुबह उठता है, रिक्शा ढोता है, शाम को 300 रुपए की वो कमाई करता है, लेकिन उस 300 की कमाई के अंदर वो अपने बच्चों का पेट पालता है, अपनी बीवी का पेट पालता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने पास वो सेविंग नहीं कर सकता। लेकिन चुनावी माहौल के अंदर जब उसे ही 500-500 रुपए का नोट देकर उसे जब कांग्रेस के हाथ पे जो है वो निशाना लगाया जाता है या कांग्रेस के हाथ पे जो है वो वोट दिया जाता है, तब जो है महंगाई सामने नहीं आती है। लेकिन अगर दिल का दर्द कर जानना है तो विपक्षी पार्टी पर निशाना ना करके मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, आम आदमी की नीचे तह तक जाएं और उनसे पूछे कि महंगाई क्या चीज है, क्योंकि महंगाई का दर्द वही जानेगा जिसने गरीबी के अंदर अपना जीवन का यापन किया, और वो जीवन यापन करने वाला वही वोट बैंक की राजनीति है, वही मुस्लिम समुदाय है और वही हिंदू समुदाय है जो आज भी कच्ची बस्तियों में रहते हैं, जो जिनका जीवन और जिनका पालन पोषण आज जो है बड़ा दुर्लभ हो गया है। तो लीजा मैडम, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आज मंच के ऊपर एक बात और बोली गई कि महिलाओं के ऊपर महिलाओं को बढ़ावा देना, कांग्रेस सरकार ने इस बार जो कांग्रेस सरकार के ये वर्ड थे कि हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं, बीजेपी सरकार भी बढ़ाती होगी, ये भी बढ़ाती होगी। एक उसमें एक पॉइंट ये आया कि जो सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं महिलाओं के ऊपर वो बीजेपी सरकार के टाइम पर होते हैं, ना कि कांग्रेस सरकार के ऊपर। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से ये चीज़ देखी गई है, जो अपन सब जगह देख रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार तो अब भी हो रहे हैं। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार के टाइम पर ज़्यादा होते थे, कांग्रेस सरकार के टाइम पर होते थे, या क्या चीज़ है ये? देखिए, मैं बीजेपी और कांग्रेस की तो बात नहीं करूंगी। अगर सीधी अगर मैं बात करूं महिला सुरक्षा की, महिला सशक्तिकरण की, तो दोनों की ही सरकार में अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए, अगर मैं आज की बात करूं, वर्तमान की बात करूं, तो आज आप देखेंगे कि राजस्थान की अगर बात करें
करें तो राजस्थान के विभिन्न शहरों के अंदर बहुत सारी जगह पे रोज एक नया आंकड़ा निकल के आता है, जहां पर महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में, नाबालिगों के साथ में बलात्कार के मामले सामने आते हैं। लेकिन अगर दोनों ही पार्टियों की बात करूं तो सुरक्षा की बात पे दोनों को आगे मिलकर एक साथ आगे आना होगा। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि जैसे हाथरस में कांड हुआ, आज अपने राजस्थान के अंदर जो ये कांड हो रहे हैं, जब एक कांग्रेस सरकार के किसी शासन के अंदर ये काम होता है तो बीजेपी उसके ऊपर वहां पर आशीष जी कांग्रेस और भाजपा मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि अगर मैं बात करूं जो दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ था, उस निर्भया कांड के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया गया था कि बलात्कारियों को सीधे जो है फांसी की सजा दिलाई जाए। और उस समय क्या बात करें, मैं निर्भया कांड की अगर बात करूं या विभिन्न बलात्कार के केसेस की अगर मैं बातचीत करती हूं तो उस समय ना भाजपा सरकार अलग होती है ना कांग्रेस सरकार अलग होती है, दोनों सरकारें एक साथ मिलकर जो है आवाज बुलंद करती हैं और हत्यारों के और बलात्कारियों को जो है फांसी की सजा दिलाने की मांग करती है। तो मेरा मानना यह है कि प्रत्यारोप तो होता ही है, आरोप और प्रत्यारोप चुनावी माहौल को देख के होता है। ये सारा जो घमासान होता है ये सत्ता का और कुर्सी को लेकर है कि कुर्सी किसको चाहिए। नहीं, फिर अगर उसकी बात सजा की बात की जाए तो हमारी राजस्थान सरकार जो गहलोत सरकार है उसने भी जो है बहुत बड़ा एक अचीवमेंट अभी दिया कि एक बलात्कार के केस में नागौर में घटना हुई थी, उसमें एक व्यक्ति को जो है फांसी की सजा सुना दी गई है। तो दोनों पार्टियों के अंदर ये देखा जाए, दोनों पार्टियों में कि कहीं ना कहीं जो है दोनों पार्टियों में ये चल रहा है कि बलात्कार को लेकर जो है हर सरकार जो है वो सक्रिय हो जाती है, लेकिन इन बलात्कारियों पर अंकुश लगाने के लिए आज दोनों पार्टियां ही विफल है, बिल्कुल, चाहे उसे केंद्र की बात की जाए या राज्य सरकार की बात की जाए। मतलब लास्ट में कहने का ये मतलब है कि दोनों सरकारें फेल है, उसका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हमारा भारत देश की अगर मैं बात करूं, मेरा भारत देश किसी पार्टी विशेष को लेकर बातचीत ना करे, अगर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर काम करेगा, वहां पर महिलाओं को इन पार्टियों से अलग रखकर उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि हमारा भारत देश निश्चित रूप से विकसित देशों में कंसिडर किया बिल्कुल वो भी। और फिर आशीष जी एक चीज और बताऊं मैं, अगर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की अगर बात की जाए, महिलाओं के सम्मान की बात की जाए, तो दोनों पार्टियों को, या मैं कहता हूं एक व्यक्तिगत इंसान भी एक अपनी बहन या बेटी की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई कदम उठाता है। आज तक मुझे आप इस चीज का जवाब दे दो, हमारे देश के अंदर और हमारे राज्यों के अंदर जो है बलात्कार की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। लेकिन उसका सीधा सा कारण क्या होता है? उसका कारण ये है कि हमारे देश की सरकारें बिल्कुल सक्रिय हैं, लेकिन उन्हें आज तक एक्शन नहीं लिया। अब अगर एक्शन की बात की जाए तो एक्शन ये की आती है कि न्यायपालिका जो शीर्ष स्तंभ है हमारे देश का, कि वो क्या एक्शन लेगा। लेकिन उससे पहले भी एक चीज आती है कि हमारे राज्य की सरकार और हमारे केंद्र की सरकार का आवाज न्यूज के माध्यम से ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। और बहुत बड़ा पॉइंट जो है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को मैं बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, महिला सम्मान के लिए और बलात्कारियों पर अंकुश लगाने के लिए सबसे बड़ा कदम एक ही होगा कि हमारी बहन बेटियों के लिए जो है नारी सशक्तिकरण के लिए वो जुड़े कराटे जैसे अभियान या उनके लिए ऐसे अभियान लागू करे जिससे वो खुद फाइटर बन सके, फाइटर बन के वो जो है हमारे देश का नाम रोशन कर सके, सबसे बड़ी चीज। लेकिन आज तक भी ना तो केंद्र सरकार ने किया ना राज्य सरकार ने। यहाँ पे सियासतें बदली, सरकारें बदली, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए कभी भी इस प्रकार के अभियान जो है आयोजन नहीं किए गए। मैं आपको बताऊं सर, गुड टच बैड टच की काफ़ी चीज़ें हम लोग सुनते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने आज तक ऐसे अभियान की शुरुआत नहीं की कि किसी स्कूल, विद्यालय या कॉलेज, या मैं तो कहूँ कि जब चुनावी समय आता है तो चुनावी समय के अंदर वोट डालने के लिए बूथ लेवल पर जाके लोगों को जागरूकता अभियान किया जाता है कि आप जो है कांग्रेस के पक्ष में वोट डालें, आप बीजेपी के पक्ष में वोट डालें। लेकिन कभी भी राज्य सरकार ने इस प्रकार के अभियान का आयोजन नहीं किया कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और सड़क सड़क, कच्ची बस्ती जाकर वो एक बहन को या एक बेटी को, हमारे देश की बहन और बेटी को वो इस चीज के लिए जागरूक करे कि गुड टच क्या चीज होती है और बैड टच क्या चीज होती है। बिल्कुल बाबा, यहाँ पे मैं आपकी बात को बिल्कुल जरूर बीच में काटना जरूर चाहूंगी और मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगी कि भले राज्य सरकार ने गली गली जाकर इस बात का, महिला सुरक्षा का प्रमोशन नहीं किया है, चुनावी प्रचार प्रसार किया जाता है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ विद्यालयों की, तो कई विद्यालयों में, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो चाहे वो प्राइवेट विद्यालय क्यों ना हो, वहां पर इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो है लड़कियों के लिए जूडो, कराटे जैसी चीजों को वहां पे इनिशिएट किया जाता है। लेकिन मैडम इसमें मैं अपनी बात को कंप्लीट करना चाहूंगी। आप जो बात कह रहे हैं अभी इसी से रिलेटेड बात है
अभी पिछले दिनों में हमने 3-4 स्कूलों के अंदर ऐसा देखा कि जहां टीचरों ने ही बच्चों के साथ गलत कर्म किए। बिल्कुल आपकी बात को मैं बिल्कुल। पूर्ण रूप से मैं एग्री करूंगी, लेकिन सर अगर मैं बात करूं जब विद्यालयों के द्वारा इस तरीके के प्रशिक्षण लगाए जाते हैं वहां से महिला को बढ़ाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी सत्ता का एक बड़ा रोल निकल के सामने आता है। अगर मैं द्रव्यवती नदी की बात करूं तो एक सरकार आई, उसने काम चलाया, फिर उसने आगे उसको रोक दिया। उसी प्रकार से जब विद्यालयों में कुछ जो है नए नए जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जो सरकार होती है वो उसे आगे तो बढ़ाती है, लेकिन कुछ समय बाद अगली सरकार के आने के बाद उसे वहीं रोक दिया जाता है, जिससे किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो केवल महिला शक्ति के ऊपर फर्क पड़ता है, बच्चों के प्रशिक्षण पे फर्क पड़ता है कि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और उसे बीच में ही रोक दिया जाता है। बच्चों को प्रशिक्षण तो दिया जाता है, वो बात तो सही है, लेकिन आज भी सरकारी विद्यालयों की अगर बात की जाए तो मैं आपको बताऊं, सरकारी विद्यालय हो चाहे वो माध्यमिक विद्यालय हो या प्राथमिक स्कूल हो, इनके अंदर जो है प्रशिक्षण तो दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे आज भी जो है शारीरिक शिक्षक जो है बहुत कम मौजूद होते हैं। जबकि गांवों के अंदर या अगर बात की जाए पुराने समय के अंदर तो शारीरिक शिक्षक उस समय ऐसे हुआ करते थे जो हर प्रकार की जो है ज्ञान देते थे, लेकिन आज शारीरिक शिक्षकों की हमारे विद्यालयों में कमी होती है। क्यों? क्योंकि उन शारीरिक शिक्षकों को सरकार द्वारा जो है अलग से मानदेय देना पड़ता है, तो उस मानदेय को बचाने के लिए जो है आज भी कई स्कूलों के अंदर जो है शारीरिक शिक्षक जो है मौजूद नहीं है। यदि शारीरिक शिक्षक वहां मौजूद भी है तो वह शारीरिक शिक्षक केवल नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं या फिर योग का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन महिलाओं के अगर सुरक्षा की बात की जाए तो उन्हें जो है जूडो कराटे जैसे अभियान हुए, गुड टच बैड टच हुआ, या शारीरिक संबंधों के बारे में जो है उन्हें एक जागरूकता अभियान है, इस प्रकार के जो है आज तक मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दिए जा रहे हो। क्योंकि मीडिया सेक्टर में हम लोगों ने कई चीज़ों को हम लोग देखते हैं, हम लोग हर विद्यालय के अंदर भी जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह भी लेते हैं, तो हमें वहाँ ये नजर आता है कि वहाँ इस प्रकार की कोई सुरक्षा का और किसी प्रकार की सुविधा का प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार से आपको बता दें कि आज आवाज न्यूज की इस कवरेज के अंदर हमने काफी विचारों को लेकर विचार विमर्श किया और काफी चीजों को लेकर हमने ये भी बताया कि किस प्रकार से कैसे हम लोग अपने आप को जागरूक करके हम अपने सरकार की आंखों को खोल सकते हैं। पवन जी, एक बहुत मेन क्वेश्चन एक रह गया जो आज के टाइम पर हर जने के जहन में आ रहा है जी। कुछ दिन पहले बीजेपी ने एक रैली निकाली मोदी जी की, जी मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह आए, बिल्कुल सर। आज महंगाई की ये रैली निकाली। क्या आपको नहीं लगता है कि इससे हमारी जनता के ऊपर बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ेगा इस कोरोना काल के अंदर? आप इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर पड़ेगा। मैं आपको बताऊं जैसे ओमिक्रॉन जो वायरस है वो अब राजस्थान में दस्तक दे चुका है और जहां तक है सैंपल की जांच जो है डेली चल रही है। अब सैंपलिंग होने के बाद भी जो है हमारी सरकार को इस चीज़ का पता है कि कोरोना भी दस्तक दे ही रहा है और वापस कोरोना के बढ़ने के चांस भी आ रहे हैं। हमने जो है पिछली बार अफवाह भी उड़ाई गई है कि स्कूल जो है बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चों पर जो है तीसरी लहर जो आएगी, WHO ने ये अपना स्टेटमेंट भी दिया था कि तीसरी लहर बहुत जल्द आने वाली है जो नवंबर से जनवरी के बीच में हमेशा से लगातार 3 सालों से आ रही है और वापस जो है दस्तक देगी। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को दोनों पार्टी को जो है निशाना बनाते हैं हम लोग ये कहना चाहेंगे कि दोनों पार्टी को ये समझना चाहिए था कि कोरोना की गाइडलाइन का इन्होंने बिल्कुल पालन किया है, लेकिन आज की रैली को देखते हुए मुझे लगता नहीं कि इन्होंने पालन किया कि एक ही बाइक पर 3 जनों का सवार होना, बिना मास्क के जाना और उस रैली का हिस्सा लेना और कोरोना को है निमंत्रण देना। तो आज कहीं ना कहीं ऐसा था और ये सिस्टम था। महंगाई बिल्कुल, कम इस पर अशोक गहलोत हो ने रही कल है, एक बड़ा बयान दिया था, महंगाई आशीष कम जी। हो चाहे ना हो, महंगाई कम तो नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आशंका ये है कि कोरोना बिल्कुल जो है बिल्कुल वो आपकी एंटर मार बात को देगा। सहमत करते हुए मैं कहना चाहूंगी कल अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान निकल कर सामने आया था जहां पर अशोक गहलोत ने साफ शब्दों में कहा था कि महंगाई की जो रैली है इससे कोरोना फैलने का खतरा नहीं है। जबकि अगर वहां की सुरक्षा की बात की जाए, जहां पर विद्याधर नगर के स्टेडियम में जो महा रैली का जो आयोजन किया गया था वहां पर आप कुर्सियों को अगर देखा है तो वहां पर कोरोना की किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइंस का पालन भी नहीं हुआ है। और अगर मैं बात करूं प्रताप सिंह खाचरियावास की खाद्य सुरक्षा जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उनकी अगर मैं बात करूं कुछ समय पहले उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यह बयान दिया था कि जो कोरोना गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा इस महान रैली के अंदर। जबकि अगर कल की अगर विश्लेषण किया जाए तो कल जो रैली का आयोजन की जो व्यवस्था की जा रही थी वहां पे ये स्पष्ट था कि जो कुर्सियां थी उनकी व्यवस्थाओं में 6 फीट की दूरी भी निर्धारित करके उनका अरेंजमेंट नहीं किया गया था। तो एक बड़ा सवाल है, चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, कोई भी कोरोना की गाइडलाइंस का पालना नहीं कर रहा है और आम जनता से उसकी पालना करवाने के लिए वो लोगों को संदेश देते हैं, जन जागरूकता रैली निकालते हैं, लेकिन खुद ही की रैली में वो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। जो बड़ा सवाल है आम जनता के ऊपर कि क्या कोरोना के बचाव में क्या सरकार आगे आ रही है और कोरोना से कितना बचा जा सकता है? नहीं, बचाव तो पहले भी हुआ है और आगे भी होता जाएगा। जहां तक है राज्य सरकार केंद्र सरकार जो है वो इसको लेके जो है अपना कदम वो आगे भी बढ़ाएंगी।
तो इस प्रकार से जो है हमने पूरा विचार विमर्श करके इस आवाज न्यूज के लाइव डिबेट में हमने कई प्रकार के मुद्दों पे हमने चर्चा की। इसी प्रकार के मुद्दों के साथ में, इसी प्रकार के कई विचारों के साथ में बने रहिए आवाज न्यूज 24 के साथ।